भैया, तो स्वागत है सभी का मास्टर की पाठशाला के इस एप्लीकेशन पे। ठीक है, ध्यान से समझो। इसके पहले हमने जो एथिक्स की हमारी क्लास चल रही है उसमें हमने मानव उत्पत्ति से एथिक्स, ठीक है, एथिक्स में मूल्य, ठीक है, स्वभाव, गुण, ईमानदारी, ईमानदारी, दुनियादारी सब समझ ली। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो तुम्हें मेरे पीछे दिख रहा है, साइड में दिख रहा है मतलब, तो ठीक है, एथिक्स और मॉरलिटी, नैतिकता और नीति शास्त्र। नी नीति शास्त्र और नैतिकता, या नहीं बोला और, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। अभी तक तुमने मेरे को पिछली क्लासों में देखा होगा कि मैं एथिक्स को ही नैतिकता कह दे रहा हूं, कभी कभी मोरलिटी को नैतिकता कह देता हूं। ठीक है, एथिक्स के लिए मैंने मुख्य रूप से नैतिकता शब्द का ही उपयोग किया है। ठीक है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ हिंदी में तो नीति शास्त्र है। ठीक है, नीति शास्त्र उपयोग किया जा रहा है मतलब वास्तविकता में। ठीक है, अब क्या ऐसी समस्या है कि हम इसको नैतिकता और नीति शास्त्र और नैतिकता कहते हैं? कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, वैसे तो तुम्हें मैंने पिछली क्लासों में बता दिया है कि तुम्हें पता है, ठीक है, कि नैतिकता जो है, ठीक है, वो आंतरिक गुण है। नीति शास्त्र जो है, ठीक है, वो बाहरी गुण है। ठीक है, समाज के द्वारा नियम बनाए हुए हैं, संस्थाओं द्वारा नियम बनाए हुए हैं, वो नीति शास्त्र कहला रहे हैं। और जो आंतरिक गुण है, ईमानदारी, सच बोलना, ठीक है, समझ रहे हो, ईमानदारी हो गई, सच बोलना हो गया, प्रेम हो गया, ये सारी जो है वो आंतरिक गुण है। उनको हम मोरलिटी कहते हैं, इनको हम मोरल्स कहते हैं। क्लियर बात है? मैंने आपको एक वेन डायग्राम से समझाया भी था, एक गोला बनाया था यहाँ पर, याद है? ऐसा गोला बनाया था, ऐसा गोला बनाया था, ठीक है, एथिक्स मोरलिटी लिखा था इसमें। ठीक, तो ये सारी चीजें तो हमारी क्लियर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम समझ रहे हैं। मुख्य बात है कि नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर क्या है। नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर क्या है, ये आज हमें समझना है। क्लियर बात है? तो इसको एक हम कहानी से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, इसको कहानी से समझेंगे ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि नैतिकता और मोरलिटी पहले क्या है, ये समझ जाए कि मोरलिटी और नैतिकता है क्या चीज, ये समझ आएगा इस कहानी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया। सब कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें ऐसा लिख लो, एथिक्स एंड मोरलिटी, नीति शास्त्र और नैतिकता। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया, आप समझना बस। तो चलिए, तो हम इसको एक कहानी से शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे पास मुख्य रूप से मुख्य जो पात्र हैं वो 3 पात्र हैं। ठीक है, समझ गया बात को? पात्र एक है कालू भाई, एक पात्र है डॉक्टर भूरा, और एक जो समाज और सिस्टम के लोग हैं वो, एक समाज संस्था या सिस्टम के लोग हैं वो तीसरे पात्र के रूप में इस कहानी में भाग ले रहे हैं। क्लियर बात है? ध्यान से समझो, इस कहानी को आप रिलेट कर पाओगे, मैं बता रहा हूं कहां से। अभी जो हालिया में एक घटना हुई है, हरीश राणा जिसने यूथेनेशिया, जिसके परिवार ने यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की मांग की थी। ठीक है, और कुशलतापूर्वक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु प्रदान की गई है। ठीक है, उसको पैसिव यूथेनेशिया दिया गया है और पूरी तरीके से अब वो उस दर्द उस पीड़ा से मुक्ति पा करके परलोक सिधार गए हैं। ठीक है, क्लियर बात है? उस दर्द उस पीड़ा से मुक्ति पा करके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक, उनका परलोक गमन हो गया है। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। इसमें कहीं खुशी है और कहीं गम, दोनों प्रकार की स्थितियां हैं, समझना। तो कालू भाई जो हैं, ठीक है, डॉक्टर भूरा, मान लो, ध्यान से समझो, मान लो आप एक डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर भूरा है। ठीक है, मान लो आप एक डॉक्टर हैं और एक व्यक्ति है कालू भाई, ठीक है, जो पिछले 10 सालों से, वो 13 सालों से, अपन इसको 10 साल पे रखेंगे ताकि कहानी एकदम सिमिलर ना हो। ठीक है, जो पिछले 10 सालों से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और कोमा में हैं। ठीक है, अब उनका परिवार जाता है कोर्ट, और कोर्ट से इच्छा मृत्यु के लिए ऑर्डर लेकर के आता है, उनसे इच्छा मृत्यु के लिए ऑर्डर लेकर के आता है। ये ऑर्डर जो है, इसके माता पिता जो है कालू भाई के, वो जाकर के हॉस्पिटल में देते हैं डॉक्टर भूरा को, और डॉक्टर भूरा से कहते हैं कि सुनिए डॉक्टर भूरा जी, ठीक है, जो आप हैं, ठीक है, कि मेरा जो बच्चा है या मेरा जो बेटा है, ठीक है, थोड़ा सा देखो इमोशनल तो है लेकिन अपने को उसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। तो इमोशनल होने से कुछ नहीं, मैं प्रैक्टिकल होना अनिवार्य है, तो समझो बात को। तो मेरा जो बालक है वो पिछले 10 सालों से इस स्थिति में है, और अब इसको इच्छा मृत्यु के लिए हमने कोर्ट में अपील किया था और कोर्ट ने हमें इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दी है। ठीक है, तो अब हम जो है हमारे बच्चे को मारना नहीं बोलेंगे, ठीक है, मुक्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस दर्द इस पीड़ा से मुक्त करना चाह रहे हैं, वो शब्द यही बोल रहे हैं
इस दर्द, इस पीड़ा से क्या करना चाह रहे हैं, जो वो पिछले 10 सालों से भोग रहा है, उस दर्द, उस पीड़ा से हम उसको मुक्त करना चाह रहे हैं। ये बात इन्होंने डॉक्टर भूरा को बता दी कि आप एक काम करेंगे, आज से ठीक 5 दिन के बाद, 5 दिन बाद, ठीक है, इनको जो है इच्छा मृत्यु प्रदान करें। ठीक है, कैसे प्रदान, देखो डॉक्टर के लिए बहुत आसान है। डॉक्टर क्या करेगा, कुछ नहीं, एक जो भी इनके इंजेक्शन है वो इंजेक्शन दे देगा, या पैसे में गोली वोली देके कुछ भी करके, या कैसे भी करके। डॉक्टरों के लिए तो आसान है, किसी को भी मारना और किसी को बचाना। ठीक है, लेकिन समझना बात को। अब डॉक्टर भूरा ने ये बात सुन ली और सुन करके घर आ गए। अब डॉक्टर भूरा जो है वो परेशान होना चालू हो गए। ठीक, अब यहां पर वो परेशान होना चालू हो गए। क्यों परेशान हुए, समझना बात को, बात को समझना। क्योंकि एक डॉक्टर का जो कर्तव्य है, क्योंकि भूरा के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, समझ रहे हैं बात को, तो उसका जो कर्तव्य है, ठीक है, उसकी जो नैतिकता है, वो तो ये कह रही है कि मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर का जो कर्तव्य होता है वो व्यक्तियों की जान बचाने में है, ना कि उनको मारने में। ठीक, तो ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, उसका कर्म है। लेकिन मेरे सामने ये समस्या आ गई है कि अब मुझे इस कालू भाई की जो है वो जान लेना पड़ेगा, उनको इस समस्या से निजात दिलानी पड़ेगी। ठीक है, इस उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ही मृत्यु है। ठीक, तो अब यहां पे डॉक्टर भूरा दुविधा में। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, डॉक्टर भूरा और समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। दिमाग के अंदर 1000 प्रकार के सवाल आ रहे हैं, अभी भी समस्याओं में इतने ग्रसित हैं कि डॉक्टर भूरा कि समझ नहीं पा रहे हैं करें तो करें क्या। कि क्या वो कोर्ट के ऑर्डर को डिनाई कर दें, कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ चले जाएं, बोल दे भाई कि नहीं यार मैं तो इसको मृत्यु नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, आप देख लो, कोई और से दिलवा लो, इस टाइप का बोल दे। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो यहां भी एक समस्या है, यहां भी उसकी नैतिकता है, ये कोर्ट का ऑर्डर है तो मानना पड़ेगा। ठीक है, और मैं डॉक्टर हूं तो मेरे भी कर्तव्य हैं, मेरे कर्तव्य तो ये हैं कि मैं तो जान बचाता हूं, मैं ले कैसे लूं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा। मन जो है, मन जो है, समझना बात को, मन जो है, मन कह रहा है कि नहीं नहीं, कोर्ट ने सही निर्णय लिया है, मैं अपने डॉक्टर के कर्तव्य को साइड करके सोचूं, कोर्ट का निर्णय सही है, कालू भाई पिछले 10 साल से बहुत दर्द और बहुत पीड़ा में है, उनकी मुक्ति का एकमात्र साधन है वो मृत्यु है, उनको प्रदान किया जाना चाहिए। ये मन में विचार आ रहे हैं। अब मन, समझना, मन और जो उसके डॉक्टरी पेशे का, ठीक है, डॉक्टरी पेशे के जो कर्तव्य हैं उनके बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो रही है, समस्या पैदा हो रही है, द्वंद्व पैदा हो रहा है। समझ रहे हो, उनके बीच में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, समस्या पैदा हो रही है, द्वंद्व पैदा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। और आखिरकार 5वां दिन आ गया, और 5वां दिन आया, कालू भाई के माता पिता आश्वस्त हैं अब, ठीक है, कि डॉक्टर साहब आएंगे और मेरे बच्चे को या मेरे बालक को इस पिछले 10 साल की पीड़ा से मुक्ति प्रदान करेंगे। ठीक, इस 10 साल की पीड़ा से क्या करेंगे, मुक्ति प्रदान करेंगे। भूरा भाई आए, डॉक्टर भूरा आए, डॉक्टर भूरा ने कुछ नहीं किया, कालू भाई से बोला कि अब देखो जो भी है, आप, कालू भाई अभी कोमा में है, ठीक है, सुन पा रहे होंगे, शायद नहीं भी सुन पा रहे होंगे, तो कर्तव्य होता है कि भाई आप एक बार अंतिम शब्द कुछ बोलूं। ठीक है, तो बोला, ये पहला मामला है देश का, इस पे अपन अलग से एक पूरा हरीश राणा के मामले में पूरा मैं क्लास बना दूंगा, एक पूरी क्लास बताऊंगा, पूरी वीडियो बना के डालूंगा, मैं एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, क्या होती है यूथेनेशिया, क्या होता है एक्टिव यूथेनेशिया, क्या होता है पैसिव यूथेनेशिया, क्या होता है, क्यों यूथेनेशिया नहीं दिया जाता भारत में, ये सारी चीजें हम उसमें क्लियर करेंगे। अभी अपन सिर्फ इस पे सब ध्यान दे रहे हैं, तो फोकस करो। और बहुत आराम से शाम के 4 बजे एक समय निर्धारित हुआ कि आज शाम के 4 बजे, ठीक है, दोपहर बोलते शाम बोलते हैं, शाम के दोपहर 3 तक, ठीक है, शाम के 4 बजे अपन क्या करेंगे, इनको इंजेक्शन के माध्यम से इनको मृत्यु दे देंगे। ठीक, बात तय हो गई। 4 बजे डॉक्टर भूरा आए, कालू भाई को इंजेक्शन दिया और उनको इस पीड़ा से मुक्त कर दिया। अब मुक्त करने के बाद डॉक्टर भूरा बहुत टेंशन में है, बहुत मानसिक टेंशन में है। मानसिक टेंशन क्या है, यही टेंशन है कि क्या मैंने अपने डॉक्टर पेशे के जो कर्तव्य हैं, ठीक है, उसके साथ गलत व्यवहार किया, मतलब मेरा काम तो जान बचाना था, मैंने एक व्यक्ति की जान ले ली, बिना प्रयास किए जान ले ली, मेरा प्रयास होना था उसकी जान बचाना, लेकिन मैंने क्या प्रयास किया, उसकी मृत्यु के लिए। अब दिक्कत हो गई, लेकिन उसका मन, आंतरिक मन जो है वो कह रहा है कि महादेव की इच्छा होगी, ठीक है, उसको बहुत पीड़ा थी और अच्छा ही हुआ कि उसको इस पीड़ा से मुक्ति मिल गई।
अच्छा ही हुआ कि उसके जो परिवार के माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हो रहे थे, उनको भी इसके कारण आगामी और समय में जो परेशानियां होती उनसे मुक्ति मिल गई। क्लियर बात है। अब दो तरफ का द्वंद्व पैदा हो गया, दो तरह की समस्याएं पैदा हो गई। ठीक, तो इसमें हुआ क्या, दो तरह की समस्याएं। ठीक है, एथिक्स जो कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, ठीक है, कि बाहरी गुण है, इंस्टीट्यूट समाज द्वारा बनाए हुए नियम है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट और समाज क्या कहता है डॉक्टर के लिए, कि डॉक्टर का क्या कर्म होता है, क्या कर्तव्य है, कि वो व्यक्तियों की जान बचाए। और मोरलिटी क्या है, मैंने बता दिया था, मोरल्स क्या है, आंतरिक गुण है। ठीक है, व्यक्तिगत गुण है, आंतरिक गुण है। समझ रहे, सही और गलत को जो चुनने में मदद करते हैं, सही और गलत। ठीक है, अब लेकिन यहां पे एक समस्या ये हो गई कि डॉक्टर भूरा ने क्या किया। देखो यहां दो क्लियरिटी रखना, कोर्ट के ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के हिसाब से, उस ऑर्डर के एथिक्स के हिसाब से, उस कोर्ट के की नैतिकता के हिसाब से डॉक्टर ने सही किया। इसमें तीन कंडीशन बन रही है। पहली क्या, कि कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से डॉक्टर ने क्या किया, सही किया, पहली। दूसरी चीज, उसकी मोरलिटी के हिसाब से भी उसने क्या किया, सही किया। ठीक है, लेकिन डॉक्टर के जो कर्तव्य थे उसके एथिक्स के हिसाब में इसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब यहां वो उलझ गया, सही और गलत में उलझ गए। मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप कोई भी एक निर्णय ले रहे हो उसमें सही ही सही होगा, कहीं ना कहीं वो निर्णय किसी दूसरी परिस्थिति में गलत होगा, किसी दूसरी परिस्थिति में गलत हो जाएगा, ये बात तय है। समझ रहे हो बात को, कहीं ना कहीं वो निर्णय किसी दूसरी परिस्थिति में गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा दूसरी परिस्थिति में, डॉक्टर के जो एथिक्स हैं, जो कर्तव्य हैं, जो नियम है डॉक्टरों के लिए, उसके हिसाब से डॉक्टर भूरा गलत हो गए। लेकिन जो पीड़ा, जो दर्द, जो समस्या उनको समझ आई और उस समस्या से उन्होंने जो व्यक्तिगत निर्णय लिया, जो मोरलिटी थी, जो मोरल थी उनकी, जो मूल नैतिकता थी, आंतरिक मूल्य की नैतिकता, उसके हिसाब से भूरा भाई सही हो गए। समझ रहे हो बात को। तो मैं यहां पे एक चीज कह सकता हूं, आप जब भी निर्णय लोगे तो उसमें सही या गलत नहीं होगा, सही और गलत होगा। सही या गलत की स्थिति नहीं बन रही, सही और गलत की स्थिति बन रही है। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आई। एक और उदाहरण से समझा दूं, बोलो, एक और उदाहरण से समझा दूं। भाई देखो, समाज डॉक्टर भूरा, समझना बात को, समाज डॉक्टर भूरा के व्यक्तिगत नैतिकता की बड़ाई कर रही है, यार आपने निर्णय बहुत अच्छा लिया। लेकिन अगर समाज इमोशनली ना सोच करके, ठीक है, नियम के आधार पर सोचे, तो वो डॉक्टर पेशे के खिलाफ हो जाएगा मामला। कोर्ट जो है, कोर्ट के अनुसार जो है कि मैंने जो है निर्णय दिया, निर्णय सुनाया, ऑर्डर दिया, और डॉक्टर ने ऑर्डर माना, सही किया। लेकिन कोर्ट अगर ये बोले कि नहीं डॉक्टरी पेशे के खिलाफ है ये सब, तो उनके हिसाब से गलत भी हो जाएगा। परिस्थिति का खेल है मामला, सारा मामला काय का है रे बाबू, परिस्थिति का। क्लियर बात है, बोलो, स्पष्ट हो रहा है। देखो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, एक और उदाहरण से समझाता हूं, आपको और समझ आ जाएगा। एक और उदाहरण से समझा रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। मान लो मैं पेशे से वकील हूं, मैं मेरा उदाहरण लेता हूं। मान लो मैं पेशे से एक वकील हूं। अभी एक घटना हुई इंदौर में, एक इंदौर में घटना हुई है। एक रईसजादे ने एक कार से एक कुचल दिया महिला को। ठीक है, अभी देखो तुम पेपर पेपर पढ़ते हो तो मैं न्यूज मिल जाती होगी, नहीं मिलती होगी तो देखा करो। अब हमारा जो कानून है, भारत का जो न्याय व्यवस्था है, उसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि भैया व्यक्ति सही हो या व्यक्ति गलत हो, मतलब जो आरोपी है उसको भी अपना वकील करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। अगर उसको वकील नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर वकील नहीं मिल रहा है तो कोर्ट उसको वकील दिलवाएगी। अब कोर्ट ने मेरे को उस आरोपी का वकील क्या कर दिया, बोलो क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। ठीक है, मेरे को उस आरोपी का वकील, और उस आरोपी का नाम मान लो ए है। ए नाम के आरोपी का वकील मैं हूं, जो आरोप करके भागा था। एक महिला को उसने अपनी कार से लापरवाही, जानबूझकर, स्पष्ट रूप से लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए जानबूझकर कुचल दिया। ठीक है, जानबूझकर कुचल दिया। अब कोर्ट में उसका कोई केस नहीं ले रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने मेरे को बोला कि देखो मधुर, तुम एक काम करो, ए का केस लड़ोगे। अब मेरे मन में तो द्वंद है, लेकिन ठीक है भैया, कोर्ट ने बोला है तो मैं तो नियमों से बना हूं, एथिक्स से बना हूं।
तो मैंने कहा हाँ भैया। अब जो वो महिला जो शांत हुई, ठीक है, उनकी तरफ से भी सरकारी वकील मेरे खिलाफ लड़ेगा। ठीक, मेरे खिलाफ आ गया वो। अब मेरा जो कर्तव्य बनता है वो क्या बनता है कि मैं एक वकील के तौर पर अपना जो क्लाइंट है, ठीक है, अब मेरा जो क्लाइंट है उसको हर हाल में जितवाऊं, बरी करवाऊं, और उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं उन सबको खारिज करवाऊं। ये मेरा कर्तव्य है वकील के तौर पे। ठीक है, ये सरकारी वकील है, ये सरकारी वकील जो है या प्राइवेट वकील, उन्होंने जो भी किया होगा मेरे खिलाफ जो वकील है, उनका भी वही कर्तव्य है कि वो अपने, वो लोग क्या, वो अपने क्लाइंट को सत्य, नहीं, वो अपने क्लाइंट को केस जितवाएं और उनको क्या दिलवाएं, कंपनसेशन दिलवाएं, ठीक है, उनको न्याय दिलवाएं। ठीक है, मैं यहां न्याय पे आ ही नहीं रहा हूं क्योंकि ये दिख रहा है मेरे को कि ये तो अन्याय था। ठीक है, लेकिन मेरा जो है वकील के रूप में जो मेरी नैतिकता है, जो मेरे लिए नियम बने हैं, वो यही कहते हैं कि मैं मेरे जो मुवक्किल है, ठीक है, मुवक्किल क्या बोलते हैं, ठीक है, जो मेरा मुवक्किल है उसको मैं क्या करूं, मेरे क्लाइंट को क्या करूं, बरी करवाऊं। और यहां पे सरकारी वकील कह रहा है कि इन जो ये जो महिला जो शांत हुई है, ठीक है, जिसको इस ए ने कुचल दिया था, ठीक है, जानबूझकर कुचल दिया था, जानबूझकर कुचल दिया था, इनको न्याय मिले, इनको कंपनसेशन मिले, इनकी भरपाई करी जाए। समझ आ रही बात को? वैसे तो देखो, व्यक्ति का नुकसान हुआ तो व्यक्तिगत रूप से तो भरपाई कर पाना संभव ही नहीं है, तो कैसे संभव हुआ? थोड़ा मुआवजा दे देंगे, सांत्वना भी देंगे, ठीक है, उसको सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि आप उनके मन में क्या हो, शांति हो। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा। अब मैं यहाँ द्वंद में फंस गया। मेरे को दिख रहा है कि मेरा जो क्लाइंट है वो 100% बोलो क्या है, आरोपी है, उसने गलत किया है, उसने अपराध ही किया है, लेकिन मैं मेरे कर्तव्य में उलझ रहा हूं। अब वही मेरा मन कह रहा है कि क्यों ना मैं एक काम करूं, ठीक है, क्यों ना मैं एक काम करूं, ठीक है, केस चलना चालू हुआ है, सब कुछ चल रहा है, केस मेरे फेवर में है, ठीक है, फिर एकदम से केस सरकारी वकील के फेवर में चला गया, वो महिला के फेवर में, उसके न्याय के लिए चला गया। अब यहां पर जैसे ही गया तो मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं, झूठे सबूत हैं, ठीक है, झूठे सबूत हैं, सबूत छोड़ दो, झूठे सबूत हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे सबूत हैं जिनको मैं उलट पलट करके ये केस को जीत सकता हूं, अपने फेवर में ला सकता हूं। ठीक है, ये वकील के तौर पे मैंने सोचा। लेकिन मैं जैसे ही घर पहुंचा मेरे मन ने मेरे को रोक लिया। अंदर से एक आत्मा से, अंतरात्मा से आवाज आई, नहीं रे मधुर, ये तो तू गलत कर रहा, तू तो ऐसा नहीं है। क्या बोला? ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, ये जरा से चंद रुपयों के चक्कर में अपनी नैतिकता से, व्यक्तिगत नैतिकता से खेल जाए, इतना कमजोर तो नहीं है। तो मैं अगले दिन, बोलो क्या हुआ, जब पेशी की बारी आई, अगले दिन जब सुनवाई हुई, तो मैंने वो सबूत ही पेश नहीं किए और वो भलाना व्यक्ति केस जीत गया। समझ रहा बात को? और मेरा क्लाइंट ये केस हार गया और उसको फांसी हो गई, मर गया जी। ठीक, ठीक है। खैर, तो थोड़ा सा देखेंगे इसको, क्या होगी, फांसी हो गई भैया को, जी भैया को फांसी डेट हो गई। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन है। मैं अपने वकील के पेशे की जो नैतिकता थी, वकील का जो मेरा प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के जो एथिक्स थे, ठीक है, जो नियम थे, मैं उनके खिलाफ गया हूं, मैंने उसके साथ गलत किया। जबकि व्यक्तिगत रूप से मेरी अंतरात्मा ने मेरे से कहा और मैंने मेरी मोरल्स के लिए, मौलिकता के लिए, तो मैंने अपने मोरल्स, मोरलिटी के लिए, नैतिकता के लिए क्या किया, इसकी मन की सुनी और निर्णय के खिलाफ कुछ नहीं बोला, कोई दलील पेश नहीं करी, और वो केस हार गया। तो यहां नैतिकता के लिए मैं सही हूं, लेकिन यहां नैतिकता के लिए मैं, एथिक्स में गलत हूं। समझ आया? तो यहां सही और गलत की स्थिति पैदा हो गई। यहां सही और गलत क्या हो गया, फिर से यहां सही और गलत, ये उदाहरण समझ आया? और ऐसी कई सारी घटनाएं मनुष्य के जीवन में हजारों बार आएंगी कि जब वो चुनाव नहीं कर पाएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, और क्या नहीं करूं, ठीक है, या ये सही है और क्या ये गलत है, इसमें कंफ्यूज होता है। तो यही जो समस्या है वो हमें अगर समझ आ गई है तो हम इसके अंतर को थोड़ा समझ पाएंगे। ये समस्या समझ आ गई कि एथिक्स और मोरलिटी जो है वो परिस्थिति अनुसार नैतिकता के गुण को सही और गलत कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हर एक चीज जो किसी, देखो जैसे इसका एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, तुम्हें बहुत क्लियर होगा। किसी के लिए मिठाई खाना अमृत है, तो किसी के लिए मिठाई खाना बोलो जहर है, जो अगर वो डायबिटीज का पेशेंट है तो मेरे लिए सही हो रही हर चीज क्या सामने वाले के लिए सही है, जरूरी नहीं है। मेरे लिए हर गलत हो रही हर चीज क्या सामने वाले के लिए गलत है, जरूरी नहीं है। क्लियर बात है ना? तो सही या गलत की स्थिति नहीं है, सही और गलत की स्थिति है। और एथिक्स और मोरलिटी में यही सही और गलत की स्थिति परिस्थिति अनुसार समझ आ रही है।
कैसी? परिस्थिति अनुसार। तो अब हम इसमें अंतर कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दुविधा दुविधा को अगर हमने समझ लिया तो हम उसमें अंतर क्लियर कर सकते हैं। तो हमारी दुविधा क्लियर हो गई कि सही और गलत की जो दुविधा है इसको एथिक्स और मोरलिटी कहते हैं, जो परिस्थिति अनुसार है, प्रकृति अनुसार नहीं है, क्रिएट की हुई है। एक में समाज के कुछ नियम हैं, संस्था के कुछ नियम हैं, ठीक है, समाज के कुछ नियम है, संगठन के कुछ नियम है, संस्था के, इंस्टीट्यूट के नियम है, ऑर्गेनाइजेशन के नियम है, सोसाइटी के नियम है, और एक में हमारे आंतरिक गुण है, सच बोलना आंतरिक गुण है, ईमानदारी आंतरिक गुण है, ठीक है, भक्ति आंतरिक गुण है, प्रेम आंतरिक गुण है, आस्था आंतरिक गुण है, ठीक है, ये आंतरिक गुण है। समझ रहे हो बात को? तो किस स्थिति में हम किसका सपोर्ट करें, किसका नहीं करें, इसमें हम दुविधा में फंसे हुए हैं। इसी दुविधा को हम अंतर के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर बात है? इसको मिटाऊं चाहूं तो मैं 2 लाइन में जो किताब में मिलता है परिभाषा वो लिखवा के क्लियर कर दूंगा, लेकिन यहाँ जो समस्या है ना वो बहुत बड़ी है। जब प्रश्न पूछेगा तो आप वो किताबी भाषा लिख के आओगे, आपको नंबर कम मिलेंगे, और अपनी 125 से 135 तक की बात है रे बाबा, समझ रहे हो ना? तो उतने लाना है, अगर हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना पड़ेगा, ठीक है। यूपीएससी कोई कठिन चीज नहीं है, बस यूपीएससी के सिस्टम को समझ लो और उसके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली पढ़ो तो यूपीएससी सरल है। यूपीएससी का कुछ भी सरल है फिर, ठीक है, ध्यान समझेंगे। तो शब्द क्या है हमारे पास? 2 शब्द हैं, एथिक्स और मोरलिटी। अच्छा, इंग्लिश में ही पढ़ना भी इसको, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में ही पढ़ना, एथिक्स और मोरलिटी, ठीक है, ठीक, क्योंकि हिंदी में अभी समस्या हो जाएगी, नीति शास्त्र और नैतिकता या नैतिकता और नैतिकता लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एथिक्स और मोरलिटी। क्लियर बात हो रही है? अब इन शब्द को समझने के लिए हमें 2 सिचुएशन बेस्ड सेंस क्रिएट करना पड़ेगा, 2 सिचुएशन बेस्ड सेंस क्रिएट करना पड़ेगा, सेंस मतलब दृष्टिकोण क्रिएट करना पड़ेगा, 2 प्रकार के दृष्टिकोण से इन शब्दों को देखना पड़ेगा, ठीक, तो हमें बहुत क्लियर हो जाएगा। एथिक्स और मोरलिटी के अंतर को समझने के लिए बच्चे हमें इस, देखो उदाहरण को याद रखना, मैं बाद में पूछूंगा अभी, ठीक है। तो एथिक्स और मोरलिटी के अंतर को समझने के लिए हमें इसके 2 दृष्टिकोण ध्यान में रखना, 2 दृष्टिकोण से इसको हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे समझो। तो अगर मैं इसके पहले सेंस में बात करूं या पहले दृष्टिकोण में, सेंस है ना, सेंस, पहला सेंस या पहला दृष्टिकोण में बात करूं, ठीक है, या पहले नजरिए में बात करूं, ठीक है। भैया बोर्ड पे मैं कुछ भी गुचुर पुचुर लिखता हूं क्योंकि मेरी राइटिंग ऐसी है, तो मेरी बात को समझना, मेरे शब्दों को सुनना सिर्फ, ठीक है। अगर शब्द नहीं सुनोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, लिखावट कुछ समझ नहीं आती, मेरे को नहीं आती कभी कभी, मैं चले रहा कहाँ लिख दिया था रे भैया, आज ही अपने 5 साल पुरानी कापी पे उठा के देख लूं कहीं तो टेंशन में जाऊंगे, तो इसलिए राइटिंग पे नहीं जाके शब्दों पे जाना मेरे, ठीक है, ध्यान से सुनो। पहले सेंस या पहले नजरिए से देखूं तो एथिक्स का मतलब जो है सेंस 1, मैं इसको यहां से मिटाता हूं, यहां पे लिखता हूं, ठीक है। सेंस 1 में अगर देखूं तो एथिक्स जो है वो एक विषय है। क्या है? एक विषय है। काय का विषय है बोलो रे भैया? काय का विषय है तो पता है ना, मैं बता चुका हूं, अनुशासन का विषय है, डिसिप्लिन का विषय है, नियमों का विषय है, नीतियों का विषय है, समझाया था, बोलो भैया। ठीक, कई चीज की नीतियां हैं, उसमें बताया जा रहा है कि, एथिक्स में बताया जा रहा है कि मानव को जो विवेकशील प्राणी है, जानवर नहीं है, विवेकशील प्राणी है, उसको कैसे और अधिक मानवीय बनाया जा सके, ठीक है, उसको कैसे और अधिक मानवीय बनाया जा सके, कैसे और अधिक नैतिक बनाया जा सके, कैसे और अधिक ईमानदार व्यक्ति बनाया जा सके, सच्चा व्यक्ति बनाया, ये सब नैतिकता ही है ना, ठीक है, गुण ही है ना नैतिकता के। तो ये विषय हमें क्या बताता है कि कैसे मानव को मानवीय बनाया जा सके, ठीक है, नैतिक और मानवीय बनाया जा सके, ये विषय जो है सेंस 1 में एथिक्स आपको एक विषय के रूप में दिखता है। क्लियर बात है? बोलो भैया। ठीक, लेकिन समस्या यह है कि जो एथिक्स है विषय के रूप में, मैं बता चुका हूं कि ये जो है खुद से तो नहीं आया, इसके जो गुण थे, मानवीय बनाओगे अला फलाना, खुद से तो नहीं आए। मैंने बता चुका हूं कि हमें कुछ को समझ नहीं आया था, हम कौन के पास चले गए थे? लोगों के पास, फिर लोगों ने जो बताया उसके हिसाब से हम चल पड़े, ठीक, तो इसको बोलते हैं, मैंने बताया था, दर्शन बोलते हैं, ठीक। तो समझो बात को,
ठीक, एथिक्स जो है वो खुद से उत्पन्न नहीं हो गया, ये पैदा हुआ है। कहां से पैदा हुआ है? तो ये दर्शन से पैदा हुआ है, फिलॉसफी से पैदा हुआ है। ठीक, क्यों फिलॉसफी से पैदा हुआ है? मैंने क्या बोला इसमें? मानवीय, मानवीयता यानी मानव, मानवता। समझना बात को। क्यों? और जो दर्शन है वो मनुष्य के जीवन को ही तो सुधारने के लिए उपयोग में लाया गया था ना। जो दार्शनिक हमारे हुए हैं उन्होंने ऐसी ही बातें तो कही ना जिससे मनुष्य का जीवन सुधर सके, और उन्हीं बातों के थोड़े मोड़े छुटपुट से शब्द शब्द निकाल निकुल के एथिक्स में डाल दिए। दर्शन आपको बहुत फिलोसफिकल सोचना, मतलब दार्शनिक होकर सोचना पड़ता है। एक चीज को बहुत व्याख्यात्मक रूप से, बहुत वर्णनात्मक रूप से, ठीक है, हर प्रकार से सोचना पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, सब कुछ। वो दर्शन बहुत बड़ा हो जाता है। उसका एक सॉलिड फॉर्म अगर बोल रहे तो वो एथिक्स है, उसी में से निकला हुआ एक शब्द, उसी में से निकला हुआ एक विषय है, उसी से पैदा हुआ विषय है, चाहे एथिक्स। ठीक है? क्यों? क्योंकि दर्शन भी मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है, और एथिक्स भी मानव कल्याण के लिए ही नीतियां, नियम सब उसी के लिए बना रहा है। ठीक है? क्लियर बात है ना? ये बात क्लियर हो रही है? ठीक, इसीलिए इसीलिए जब हम एथिक्स का मतलब विषय के रूप में समझेंगे तो इसका सबसे सरल और सटीक जो एक नाम निकल के आएगा हिंदी में, ठीक है, ठीक है, सबसे सरल और सटीक जो नाम या अनुवाद निकल के आएगा वो कहलाता है नीति शास्त्र। वो कहलाता है, एक मिनट, नीति शास्त्र। नीतियों का शास्त्र, नीतियों का विज्ञान, नीतियों का विशेष अध्ययन। कौन सी नीतियां? जन कल्याण के लिए बनाई हुई नीतियां, जो आपको मानव बनाए, जो आपके अंदर की मानवीयता को जगाएं, जो आपके अंदर के गुणों को निखारें, जो आपके बाहरी गुणों को निखारें, जो आपको नैतिक बनाए। और उन नीतियों का अध्ययन कराना नीति शास्त्र कहलाता है। और विषय के रूप में नीति शास्त्र जो है, क्या विषय के रूप में आप इसको नीति शास्त्र या एथिक्स कहते हो? क्लियर बात है? बोलो भैया, विषय के रूप में आप इसको नीति शास्त्र या एथिक्स कह देते हो। इसका जो अनुवाद विषय के रूप में हो रहा है वो नीति शास्त्र हो रहा है। स्पष्ट है? बोलो भाई। ठीक, और इन्हीं नीतियों का विशेष अध्ययन मतलब शास्त्र। क्लियर सी बात हो गई? समझ आ गया? ठीक, यानी विशेष ज्ञान, यानी विज्ञान, यानी विज्ञान। इससे प्रश्न बना है रे बच्चे, याद रखना, इससे प्रश्न बना है। कहां प्रश्न बना है रे मास्टर? झूठ बोलता है। अरे बता रहा है रे मास्टर, रुक तो जा, सबर कर। यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन देखो, यूपीपीएससी देखना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जाके देखो, उसमें प्रश्न मिलेगा नैतिकता और मोरलिटी के ऊपर। अब बोलेगा अरे हम तो मास्टर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तू यूपीपीएससी की बात कर रहा है। अरे तो मेरे बाबू ध्यान से सुन रहे, समझ, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों का एथिक्स का सिलेबस उठा के देख, मात्र 1% का अंतर मिलेगा। उसके अलावा ध्यान से समझना, उसके अलावा यूपीपीएससी के जो प्रश्न हैं वो आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। यूपीएससी के जो प्रश्न है वो आपको यूपीपीएससी में देखने को मिलेंगे। इसीलिए यूपीपीएससी का बच्चा यूपीएससी की तैयारी बोलो आसानी से कर पाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है रे बाबा। भाई के लिए परेशान हो रही है, आप आ गई समझ। फालतू या फोकट कुछ नहीं पढ़ाता मैं, जो पढ़ा रहा हूं विश्वास दिलाता हूं पेपर में, पेपर देते टाइम नहीं याद आए क्लास के अंदर, ठीक है, अगर नहीं याद आ जाए मेरी क्लास, और वो बोलना कि अरे हाँ यार हमने उधर से पढ़ा था, ठीक है, तो नाम बदल दूंगा और बोलो, ठीक है, गोली मार देना अगर नहीं याद आए तो। ठीक, क्लियर बात है? आगे बढ़ूं, ध्यान समझो। तो समझो, यहां मैंने क्या बोला? विशेष ज्ञान यानी विज्ञान। अब देखो विज्ञान यानी क्या? मास्टर ने, तूने तो बोल दिया विज्ञान है नीति शास्त्र, तो विज्ञान यानी क्या? विज्ञान देखो, सामान्यतः विज्ञान जो है वो दो प्रकार का होता है। सामान्यतः अध्ययन या विज्ञान या ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक विज्ञान होता है जो ये बताता है कि ये है, ये है, ये भी है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ये ऐसे किया जाता है, और ये सिद्ध करके दे देता हूं मैं आपको। जैसे कि फिजिक्स, जैसे कि भूगोल, जैसे कि रसायन, जैसे कि जीव विज्ञान,
वो बता दे रहा है कि मनुष्य ऐसे बना है, ठीक है, उसने बता दिया कि परमाणु ऐसे बना है, अणु ऐसे बना है, ये सारी चीजें उसने बता दी और सिद्ध करके दे दी, सिद्ध करके देता है वो, सिद्ध आप इसमें भी करके दे सकते हो। लेकिन ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव साइंस, डिस्क्रिप्टिव साइंस कहते हैं, ठीक है। और एक होता है नॉर्मेटिव साइंस। क्या होता है बोलो भैया? एक क्या होता है? नॉर्मेटिव साइंस, यानी यानी मूलक विज्ञान या मानकीय विज्ञान, मानकीय विज्ञान या मूलक विज्ञान। तो एथिक्स जो है वो मूलक या मानकीय विज्ञान है। अरे मास्टर अब तूने बोल तो दिया, अब जे और बता दे कि ये मानकीय विज्ञान क्या होता है या नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। तो नॉर्मेटिव साइंस यानी इसमें यह बताया जाएगा कि ये होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए और ये किस तरीके से सही है। क्लियर बात है? मतलब नॉर्मेटिव साइंस में आपको यह बताया जाएगा कि ये है वो भी बता रहा है, ठीक है, ये किस तरीके से सही है और ये कैसा होना चाहिए और किस तरीके से नहीं होना चाहिए। समझ आया? ठीक, मतलब ये इसमें ये बताता है कि ये है, सिद्ध करके मैंने दे दिया। अब सही है गलत है वो तो मेरे को नहीं मालूम, ये विज्ञान है, साइंस, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, ये है ठीक है, पर ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा आप कर सकते हो, ये ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ये व्यवस्था बनाई गई है एथिक्स विषय के अंदर, इसलिए उसको नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है, नॉर्मेटिव, मूलक या मानकीय विज्ञान है। ठीक, कौन सा विज्ञान है नीति शास्त्र? तो आप बोलोगे मानकीय विज्ञान। क्लियर बात हो रही है? नॉर्मेटिव साइंस है, डिस्क्रिप्टिव साइंस नहीं है। डिस्क्रिप्टिव साइंस में आपको बता दिया जाता है, व्यवस्थित करके विवरण प्रस्तुत करा जाता है, उसमें ऐसा 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 चाहिए और एलएचएस बराबर आरएचएस, कहानी खत्म, सीताराम घर चलो। इसमें ये काम नहीं है एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, पर ऐसा आएगा इसमें, पर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, एलएचएस बराबर नहीं आरएचएस, ऐसा भी हो सकता है। ये बताने का काम आपको क्या करता, कौन सा विषय करता है? नीति शास्त्र करता है। क्लियर बात हो रही बेटा? ठीक, यहां ये फॉर्मूला बेस्ड कहानी है, ये फॉर्मूला बेस्ड कहानी नहीं है नीति शास्त्र। क्लियर बात है? ये अंतर स्पष्ट हो रहे हैं? ठीक, दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे बताता है ये। तो नीति शास्त्र जो है, जो या जो भी जो भी नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है, जो भी नॉर्मेटिव साइंस है, वो हर उस पहलू पे विचार करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है और क्या नहीं होना चाहिए। हर पहलू पे विचार करने के बाद यहाँ फॉर्मूला लग जाता है और उसने बराबर उत्तर लाया, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है वाला काम है। यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ फिक्स वाला काम नहीं है। क्लियर बात है? ठीक, तो हमें विषय के रूप में या पहले सेंस के रूप में एक चीज समझ आ गई कि जो नीति शास्त्र है वो एक विषय है। क्लियर बात है? ठीक, जिसमें नियम है, ठीक है, जिसमें नीतियां हैं, जिसमें सिद्धांत हैं। क्लियर? स्पष्ट है? ठीक, और विषय के रूप में इसका शाब्दिक नाम क्या होगा? नीति शास्त्र। क्लियर है? ठीक है, इसीलिए जब हम नीति शास्त्र को पढ़ते हैं, अंदर से देखते हैं विषय के रूप में, तब हम देखते हैं या पाते हैं, ठीक है, कि हमारे आचरण, व्यवहार सब पढ़ाया, मूल्य, बोलो पहले क्लियर करते आया हूं शुरू से ही, ठीक है। ठीक, इसमें हम क्या पाते हैं कि व्यवहार, मूल्य, आचरण, ठीक है, गुण, यही हम नीति शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो बोलो भैया, कर्म या काम, कर्म की बात करते हैं। ठीक है, जब हम कर्म की बात करते हैं तो नीति शास्त्र के अंदर, नीति शास्त्र में बोला दर्शन से आया, मतलब दार्शनिकों का प्रभाव इस पर होगा, दर्शन का ही एक विषय है, दर्शन की ही एक शाखा है, तो दार्शनिकों का इस पर प्रभाव दिखेगा, स्वाभाविक सी बात है, इसलिए हमें इसके अंदर दार्शनिक भी पढ़ना रहता है। हालांकि दर्शन पूरे दार्शनिक नहीं पढ़ना रहता है, कुछ कुछ पहलू पढ़ना रहता है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो दार्शनिकों ने या दार्शनिकों के अनुभव के आधार पर कर्म को 3 कैटेगरी में डाल दिया इसने। क्या बोला? एक बोला नैतिक कर्म, नैतिक कर्म, ठीक है, एक बोला अनैतिक कर्म, और नैतिक को बोलते हैं मोरल, ठीक, नॉन मोरल।
अनैतिक को इमोरल, इमोरल, ठीक है, और नैतिक को मोरल, नैतिक को मोरल, नैतिक को मोरल। ध्यान से सुनो, मोरल क्या बोलते हैं? मोरल। और इसी से क्या बनेगा? मोरलिटी। बनेगा नहीं बनेगा? इसी से बनेगा नहीं बनेगा? नैतिकता से ही। नैतिकता कहां से आया है? एथिक्स के अंदर बताया है कर्म। एथिक्स के, बोलो भैया, अंदर बताया है कर्म, और कर्म की एक कैटेगरी है नैतिकता। क्लियर बात हो रही है? ठीक है, क्या बोलते हैं? निर्नैतिक कर्म या निनैतिक कर्म। ठीक है, नॉन नॉन मोरल वर्क, एक होता है इमोरल वर्क, और एक होता है मोरल वर्क। ठीक, क्लियर बात है? निर्नैतिक, निनैतिक नहीं था, निर्नैतिक है ना। ठीक है, तो कर्म को तीन प्रकार से कैटेगराइज किया। कौन ने? दार्शनिकों ने, दार्शनिक दृष्टिकोण से। ठीक है, निनैतिक कर्म, अनैतिक कर्म, वो नैतिक कर्म, अनैतिक कर्म और निर्नैतिक कर्म, या यानी नॉन मोरल वर्क, इमोरल और मोरल। क्लियर बात है? बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है ना? किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो बताना भैया, क्योंकि इसकी स्पष्टता बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें 125 से 135 इधर ही से मिलते हैं, जहां हमें एक एक बारीकी पता हो। बोला है 12 से 13, 10 से 12, अरे 15 क्लास में एक्स्ट्रा लूं, लेकिन विश्वास दिलाता हूं 135 नंबर दिलवा के रहूंगा। ठीक है, 125 से 135, 135 एग्जैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि किसी के लिखने की क्या क्षमता है वो अभी नहीं पता मेरे को, वो जब पता चलेगी मैं स्पष्ट बता दूंगा। खैर, तो ध्यान समझो। तो जो कर्म या कार्य जो हैं नीति शास्त्र के संगत किए जा रहे हैं, नीति शास्त्र के अनुसार किए जा रहे हैं, नीति शास्त्र के हिसाब से किए जा रहे हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? वो नैतिक कर्म। जो काम जो है, जो कार्य जो है, वो नीति शास्त्र के विरुद्ध जाकर किए जा रहे हैं या नीति शास्त्र के हिसाब से नहीं किए जा रहे हैं, उनको आप क्या बोलते हो? अनैतिक कर्म। ठीक है, और जो काम हो रहे हैं, बस पानी पी लिया, रोटी खा ली, चले जा रहे हैं, गाना सुन लिया, मोबाइल पे बात कर लिया, ठीक है, कोई किसी को फर्क पड़ रहा क्या? नहीं। जिस काम से समाज को, जिस काम से किसी व्यक्ति को, जिस काम से आंतरिक गुण को प्रभाव पड़े, ठीक, उसको आप नैतिक कर्म कहते हो। अच्छा प्रभाव पड़े। जिस काम से समाज को, आंतरिक गुणों को, व्यक्ति को, प्रकृति को बुरा प्रभाव पड़े, आप उसको अनैतिक काम कह देते हो। और जिससे किसी कोई प्रभाव नहीं है, गाना, अब तुम गाना सुन रहे, कोई किसी क्या करना? तुम पानी पी रहे, किसी क्या करना? तुम ऐसे पेन उछाल रहे, किसी क्या करना? बोलो, कोई फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा, चल रही दुनिया मस्त, आपने कोई फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा, पेन उछाल दिया, हाँ मस्त, देखना मुझे दिक्कत है, ठीक, काम कर रहे, बात खत्म। चाय पी ली, टीवी देख ली, हो गए खुश। ठीक, अब टीवी देख के खुश, आंतरिक गुण, खुशी, आंतरिक भाव पैदा हुआ, अरे वो ठीक है, देख रहे, किसी समाज को, किसी व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। तुम टीवी देख रहे, तुम मोबाइल चला रहे, तुम पेन उछाल रहे, तुम पानी पी रहे, तुम चाय पी रहे, तुम घूम रहे, तो वो कहलाते हैं निर्नैतिक कर्म। कोई काम के काम नहीं, बस जिंदगी का टाइम पास करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो निर्नैतिक काम को मिला के। क्लियर बात है? बोलो भैया। ठीक, और मैं भी एक चीज बता चुका हूं कि सहयोग की भावना, ईमानदारी, भूखे को रोटी खिला देना, ये सब नैतिक कर्म है। ठीक, किसी को लपाड़ा मार देना, समझ गए? समझ गए? किसी घर में आग लगा आना, किसी को जानबूझ के गाड़ी से टक्कर मार देना, अनैतिक कर्म है। और नैतिक तो मैंने बता दिया, टाइम पास वाले, टोटल टाइम पास वाले। समझ गए बात को? ठीक है, ठीक, ये तो तीन प्रकार के कर्म है। लेकिन यहां जरूरी ये नहीं है कि जो मैंने अभी बताया था, जैसा कि जो काम आपके लिए सही है वो दूसरे के लिए भी सही हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके लिए जो काम नैतिक है वो दूसरे के लिए भी नैतिक हो। मान लो, समझ आ रही है? इसका उदाहरण मैं समझा रहा हूं, मैंने ये जो शब्द बोला उसका उदाहरण समझो पहले तो, कि हर वो काम जो आपके लिए नैतिक है दूसरे के लिए भी नैतिक हो, जरूरी नहीं है। आप मांस नहीं खा रहे हो, ठीक, क्योंकि आप मानव हो, और कोई आपके सामने वाला मांस खा रहा है। तो मांस वाला उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि ये सामान्य उदाहरण है, दिखता है सब जगह। तो मैं उससे ये थोड़ी कह दूंगा यार ये तो अनैतिक काम है। अरे भैया, उसको, उसकी मर्जी है, ठीक है, उसने बचपन से मांस ही खाया हो, ठीक, तो भाई उसके लिए वो नैतिकता है। मेरे लिए ये नैतिकता है कि मैं नहीं करूं, ये मेरी नैतिकता है।
समझ रहे हो बात को, कि मैं अपने द्वारा कोई गलती नहीं करूं, दूसरा कर रहा है, मैं उसको समझा सकता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं समझा, समझा सकता हूं, लेकिन वो नहीं मानेगा। मेरे को लपाड़ा मार भगा दिया, पता लगे मान लो 8 लोग खा रहे और मैं अकेला मांस नहीं खाते, ऐसा हमारा जाना खाने वाला, वो लपाड़ा मार के क्या कर लूंगा मैं? 8 लोग, अकेला हीरो तो हूं नहीं, झूठ में बोलता नहीं, फिर क्या करेंगे? तो समझने की जरूरत है हमें। उदाहरण देता हूं एक अच्छा, आप भी मनुष्य हो, सऊदी अरब में रहने वाला भी मनुष्य है, ठीक, एक ही समय में बता रहा हूं, एक समय में भी मान लो सुबह के 4 बजे हैं, नहीं सुबह के 10 बजे हैं, आप उसी समय में यहां पर पोहा जलेबी खा रहे हो, और सऊदी अरब में उसी समय में वहां पर वो नल्ली निहारी खा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, मांस खा रहे हैं। आप बोलोगे नहीं 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 10 बजे का टाइम है, नैतिक व्यक्ति अगर होता तो पोहा जलेबी खाता। अरे भैया तेरे यहाँ पोहा जलेबी मिल रहा है और उसके यहाँ पे बोलो नल्ली निहारी मिल रही, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो वातावरण को अनुकूलित करने वाला मनुष्य कहलाता है, जिसका जैसा वातावरण, बता चुका हूं, जिसकी जैसी परिस्थिति, वो वैसे स्तर पे अपनी नैतिकता को डिसाइड करता है, वो वैसे स्तर की नैतिकता को जीता है, उसके लिए वो ही नैतिक नियम बन जाते हैं। क्लियर बात हो रही है? बोलो। इसका मतलब यह है कि मतलब कुल मिला के कहानी का मतलब यह है कि आपके लिए जो नैतिक चीज है, हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति में वो चीजें, बोलो क्या है, पूर्ण नैतिक ना हो। साफ समझ आया? स्पष्ट है? आगे बढ़ूं? एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तो समझ आएगा, ठीक। लेकिन जो सामान्य काम है, भूखे को खाना खिलाना, सबके लिए नैतिक है। विशेष परिस्थिति छोड़ दो, ठीक, कि कोई व्यक्ति मान लो अन्न जल त्याग करके बैठा है, तो तुम कह रहे तू खाना खा, नहीं तेरे को तो खाना ही पड़ेगा, तू भूखा है, तू खाना खा। वो कह रहा भैया, ओ भैया मैं उपास पे बैठा हूं, अनशन कर रहा हूं, तू मेरा खाना खिलवा रहा मेरे को, वो उसकी फिर अनैतिक हो जाएगा। वो विशेष परिस्थितियां छोड़ दो, बाकी नहीं, भूखे को खाने खिलाना नैतिक है, सबके लिए नैतिक है। सहयोग करना सबके लिए नैतिक है। प्यासे को पानी पिलाना सबके लिए नैतिक है, ठीक है। मजबूर की मदद करना सबके लिए नैतिक है। क्लियर है? अंधे को रोड क्रॉस करवाना, अगर उसको करना हो तो ठीक है, सबके लिए नैतिक है। ये चीज समझ आ रही ना? तो उन चीजों को देखो जो सबके लिए नैतिक है, तो उसको आप क्या कहते हो, नैतिक कार्य या नैतिक कार्य। ऐसी चीजें जो सबके लिए अनैतिक हैं, किसी को लपाड़ा मार दिया तुमने, वैसे फिजूल में ही लपाड़ा मार दिया, किसी पे जब जानबूझ के गाड़ी चढ़ा दी, जरूरत नहीं है फिर भी तुमने जानवर मार दिया, अनैतिक है। जरूरत नहीं है, मेरे शब्द को ध्यान से सुनना, जरूरत नहीं है तो फिर भी आपने अपनी खुशी के लिए जानवर मार डाला, ठीक। सलमान खान, बोलो, हिरण का केस है, काले हिरण का, टाइम पास के चक्कर में गोली चला दी, अनैतिक काम है कि नैतिक है? बोलो। अनैतिक है, 100% अनैतिक है, ठीक। ये चीज क्लियर हो रही ना? क्लियर हो रही ना? तो जो सामान्य काम है सबके लिए नैतिक है और सबके लिए नैतिक है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति का प्रभाव या वातावरण का प्रभाव आपकी नैतिकता और अनैतिकता के डिफरेंस को अलग अलग कर सकता है। क्लियर बात है? तो सामान्य जीवन में ये सारी चीजें नैतिक और अनैतिक होती है, कि किसी को कष्ट पहुंचाना अनैतिक है, किसी की मदद करना नैतिक है, ये सामान्यतः देखा जाता है। परिस्थिति अनुसार बात अलग होती है, ठीक है, परिस्थिति अनुसार बात अलग होती है। कि आप जा रहे हो एक रास्ते पे, एक भूखा व्यक्ति साइड में पड़ा है, एक भूखा व्यक्ति साइड में पड़ा है, एक भूखा व्यक्ति, 3 बार बोल रहा हूँ, साइड में पड़ा है, आपने उसकी मदद करने के बजाय उसको 3 लपाड़े मार के आगे बढ़ गए। अब आप बोलोगे, जब सामान्य इंसान आपको देखेगा, सामान्य बिल्कुल बिना एक पहलू पे देख के, अरे क्या आदमी है यार, उसको लपाड़ा मार के चला जा रही है यार, बेचारे की मदद कर देता, सिर्फ एक पहलू देखा। आजकल जो व्यक्ति कर रहे हैं सिर्फ एक पहलू देखा, फिर जब वास्तविकता समझ आई कि बाजू गए, तो अरे वो तो भरपूर नशे में पड़ा है, उनका मुंका नहीं है, वो नस्सू है। तो तुम भी आओगे उसको 4 लपाड़े मारोगे और बोल दोगे भैया मेरे से गलती हो गई, वो सही था आदमी तो। क्लियर बात है? ये आजकल चलन में है कि नैतिकता और अनैतिकता में दुविधा जो है वो बढ़ रही है, उसको क्लियर करना जरूरी है। इसलिए नैतिक काम अनैतिक काम समझ आ गया है, और निर्नैतिक तो वही मैंने तुम्हें बता दिया, खाना पीना रोटी सोना, अपने लिए काम करना, किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ठीक। अच्छा हो बुरा हो कोई भी हो, कैसा भी हो, काम होना, बस काम होना, ये कहलाता है निर्नैतिक यानी नॉन मोरल। क्लियर है? ठीक। नाचना गाना खाना पीना सब कुछ नॉन मोरल। एक होते हैं मोरल वर्क, एक होते हैं इमोरल, और एक नॉन मोरल। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई? इसमें इसलिए इतना बोला क्योंकि बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए इतना मैं बोला। ये चीज क्लियर होगी बेटा? तो इसको अगर हम एथिक्स को सेंस वन में अगर देखेंगे,
तो सेंस वन में क्या है? एथिक्स विषय है, क्या है? विषय है। और जब विषय के नजरिए से देखेंगे तो वो सारे नियम हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, जो नियम उस किताब के अंदर लिखे गए हैं, जो आचरण उस किताब के अंदर बताए गए हैं, ठीक है, जो हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए विषय के रूप में, वही बताया गया है। मानव को सुधरा हुआ मानव बनाने के लिए, नैतिक मानव बनाने के लिए विषय की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, दर्शन विज्ञान से हुई है, दार्शनिक नजरिए से हुई है, और दर्शन का ही एक शाखा है नीति शास्त्र, विषय के रूप में, सेंस वन में। क्लियर बात है? तो आज के लिए सेंस वन अपन पर्याप्त रहने देते हैं, ठीक है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। इसके आगे अपन कल जाएंगे, इसमें अपन सेंस टू को समझेंगे। सेंस टू क्या है उसके हम कल देखेंगे, कल दूसरा दृष्टिकोण हम इसका देखने की बात करेंगे। ठीक ठीक। तो इसके लिए मैंने एक गोला बनाया था, आप एकता और समझ लो। तो विषय मतलब देखो, विषय के रूप में अगर है देखेंगे तो नैतिकता यही है, विषय के रूप में ये नैतिकता है, ये कर्म जो है ये मोरल्स हैं, ठीक है, ये मोरल जो है इसी के हिस्से हैं, और ये एथिक्स है। ठीक, समझ आई बात? तो विषय के रूप में नीति शास्त्र है एथिक्स। क्लियर बात है? वो काय से निकला है? दर्शन से। ये भी स्पष्ट हो गया? बोलो। ठीक, तो अगर हम बोलेंगे कि भैया एथिक्स क्या है, तो बोलोगे एथिक्स नीति शास्त्र है एक विषय के रूप में, और इसी विषय के अंग है मोरल्स, इसी विषय के अंग है क्या? मोरल्स। क्लियर बात है? ठीक, समझ गए? पर यूपीएससी यहां पर ये नहीं जानना चाहता, यूपीएससी आपका दूसरा दृष्टिकोण देखना चाहता है, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सीताराम, नमस्कार।